हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कुछ लोग क्लास की टाइमिंग बार बार पूछते हैं, तो देखिए क्लास डेली होती है। 12 बजे आपका हिस्ट्री होता है एंड 2 बजे आपका ज्योग्राफी होता है। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हुआ तो 12:10 12:15 पे क्लासेस मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब में टेक्निकल इशू की वजह से वो जल्दी से अपलोड नहीं होती है वीडियो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी, गला आज भी खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस डेली करनी है। एंड प्लेलिस्ट देखिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हो। कल की क्लास की, आज की क्लास की पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी। देखिए कल हमने 7th क्लास की 6th क्लास की हमारी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, 7th क्लास का स्टार्ट हो चुका है और हमने क्लास 1 वाला कर भी लिया। मतलब कल हमारी क्लास 1 थी, आज हमारा दूसरा चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप खुद देखेंगे एक एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। आज हम राजा और उनके राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ कुछ राजवंशों के बारे में। यहाँ पर देखिए इनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार हो गया, चंदेल हो गए। ठीक है, ये आपका राष्ट्रकूट हो गया। और उसके बाद से यहीं पर आपको जो है राष्ट्रकूट, पाल, चोल, ये सारे राजवंशों के यहाँ पर आपको नाम जो है दिखेंगे। ये तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, इन सभी के बारे में सीटेट ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है। तो ये सारे जो हैं इस मैप में आपको दिखेगा। तो बेसिकली मैप में बस एक आइडिया लेने के लिए मैप वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे कि मैप में बताओ राष्ट्रकूट कहाँ पे है, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे है। ये नहीं, ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्यों और उनके राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख जाएगा, ये एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, ये एलोरा की गुफाएं हैं। ये देखिए, ये जैसा कि उसमें ऐसे कुछ डायग्राम बना हुआ है। अब नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। स्टोरी पहले थोड़ा बताना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। बाकी क्या चीज क्वेश्चन में पूछा है सीटेट ने डायरेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगी, नोट कर लेना। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि देखिए पहली लाइन से क्वेश्चन पूछा है कि मातहत या सामंत के रूप में मान्यता किसे दिया जाता था और कौन होते थे। तो उनका नाम क्या है? विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः इनको, किसको? बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को क्या कहते थे? मातहत और सामंत। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा हुआ है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना कि मातहत सामंत कौन थे? भूस्वामी और योद्धा सरदार। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और मंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। मानो किसी के पास ज्यादा संपत्ति आ गई तो वो खुद को घोषित कर देते थे महासामंत। ठीक है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो ये हमने महासामंत लोगों के बारे में पढ़ लिया। देखो एसएसटी में क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि अरे ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतना पूछ रहा है सीटेट कि कुछ भी कहानी की लाइन दे देती है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि राष्ट्रकूट जो है किसमें थे? तो दक्कन में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मिलान वाले में। तो याद रखिएगा कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो दक्कन में किसका था? तो दक्कन में याद रखिएगा राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। किसने? दंती दुर्ग ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। अब हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपने फोटो देखी होगी, ये एलोरा की गुफाएं की फोटो है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह, यहाँ पर देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये एलोरा की गुफाएं हैं जिसमें आपको विष्णु जी का फोटो दिखेगा जिनको नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु को नरसिंह के भांति कहाँ पर दिखाया गया है, तो एलोरा की गुफाओं में।
समझ में आ गया। चलो, अब जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ऐसा था कि मान लो अगर हम ब्राह्मण की हेल्प से कुछ करेंगे तो ये लोग दोबारा से क्षत्रित्व को प्राप्त कर लेंगे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयुशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सत्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो इन लोगों ने कहां पर किया था? कर्नाटक और राजस्थान में। वन लाइनर नोट्स मैं बना रही हूँ, क्लास 6 की कंप्लीट हो रही है। तो वन लाइनर नोट्स में क्या होगा ना कि हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है वो आपको मैं लास्ट में करा दूंगी, तो उससे एक आपका रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो वो भी मैं आपके लिए कर रही हूँ। बीच में बस 1-2 दिन फीवर कोल्ड की वजह से मैं नहीं कुछ कर पा रही थी, बट अब मैं वो काम भी कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए। अब आपने पढ़ा होगा, हमने यहाँ पे देख लिया दक्कन में राष्ट्रकूट और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि सामंत किसे कहे जाते हैं और यहाँ पर हिरण्यगर्भ का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ से राज्यों में प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज धीराज मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा महाराज धीराज का मतलब क्या है? तो राजाओं का राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती का नाम मतलब क्या है? तो 3 भुवनों का स्वामी। यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और इसी तरह की अन्य उपाधियां इन लोगों ने धारण की, मतलब किसी ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, तो किसी ने त्रिभुवन की जो है उपाधि ली, तो किसी ने कुछ और लिया होगा। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की वे साझेदारी करते थे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये इन सभी के बावजूद भी वो लोग किसान, व्यापारी, ब्राह्मण के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, चलिए। इन सभी राज्यों में कौन कौन थे? तो उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो ये बेसिकली आपको स्टोरी के तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा था वेट्टी के बारे में, ये देखो मैंने हाईलाइट किया यहीं से डायरेक्ट। ये ना हम जो कहानी पढ़ रहे हैं और जो बॉक्स में जो कुछ चीजें दी गई है ना, यहां से सीटेट बहुत क्वेश्चन पूछता है। वेट्टी के बारे में पूछा था तो मैं बता देती हूँ डिटेल में ताकि आप कभी भूले ना। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। वेट्टी का मतलब है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेट्टी क्या है, तो नगद के बजाय जबरदस्ती किसी पे आप प्रताड़ित करके जबरन श्रम के रूप में लो, यानी कि जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ठीक है, तो वेट्टी क्या था? वेट्टी था नगद की बजाय जबरन श्रम, और जबरन श्रम और कदमाई का मतलब क्या था? कदमाई का मतलब है भू राजस्व। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि वेट्टी वाला क्वेश्चन और कदमाई वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब भी वेट्टी है तो दिमाग में रखिएगा नगद की बजाय जबरन श्रम, और कदमाई का मतलब भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, मतलब ये कर के बारे में बता रहा है। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख भी मिलता है। तो ये सारी चीजें भी याद रखना, बट वेट्टी और कदमाई आपको नहीं भूलना है, ये पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार बताई हूं। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय अधिकार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्ग की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही हो जाती थी, और ये वंशानुगत होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इनको। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नोट मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे होता था। ठीक है, अब यहां से देखिए, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य भी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसे, क्या होता था ना कि ये प्रशस्ति शासक अपना खुद का लिखवाता था, तो अपने खुद के बारे में बड़ी तारीफ लिखवा देते थे ये लोग, तो जरूरी नहीं है ना कि वो सही हो। तो ये प्रशस्तियां दिखाती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, मतलब मिसाल दिखाना है तो सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो ये, ठीक है, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ये रहा प्रशस्तियां के बारे में, और प्रशस्तियों के बारे में हमने कल चैप्टर में पढ़ा था। अब नाग भट्ट की उपलब्धियां,
देखो ये मैं आपको बस बता रही हूँ, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया है पहले भी। तो कई शासक ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, जैसे कि गुप्त शासक आपने पढ़ा है ना, मैंने 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाई है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि जिन्होंने इनके बारे में लिखा है उनका नाम बताओ। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो ये आप बेसिकली पढ़ सकते हो कि किसका वर्णन किस तरीके से किया गया है। जैसे कि आंध्र सैंधव को सिद्ध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा। याद रखिएगा कलिंग वाला पूछा था कि कलिंग कहाँ पर है, तो उड़ीसा का एक हिस्सा है। के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। ठीक है। अब बंग का मतलब बंगाल का हिस्सा, अनर्थ का मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा का मतलब मध्य प्रदेश का, किरात वनवासी है, तुरुष्क तुर्क है, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजा। तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है, मिलान करने में पूछ लेगा कि कौन सा किसका हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहां पर आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्या है, तो ये एक ना ताम्रपत्र है। इस पे आप देखिए ये थोड़ा सा संस्कृत थोड़ा सा तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, 9वीं सदी में है। और ये क्या है इसमें मैं आपको बताती हूँ। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को क्या करते थे, जो राजा थे वो ब्राह्मण को भूमि अनुदान से पुरस्कृत मतलब भूमि जो है गिफ्ट में देते थे। तो ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे, जो भी भूमि पाने वाले को दिया जाता था। मान लो राजा किसी से खुश हो गया, अब किसी ब्राह्मण को उसको देना है भूमि, तो वो ताम्रपत्रों पर ऐसे लिख के और ये गिफ्ट कर देगा कि मतलब मैंने ये जमीन जो है तुम्हें दे दी है। तो ये ताम्रपत्र जो है उसमें बहुत प्रचलित थे। तो यहां पर कुछ संस्कृत में कुछ तमिल में लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा चीजें मिलती थी, तो ये इसलिए मैंने आपको फोटो दिखा दिया है। यहाँ पर मुहर भी लगी होती थी ये बताने के लिए कि ये मतलब प्रमाणिक दस्तावेज है। आपने देख लिया। चलो तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ताम्रपत्र पे किस में लिखा होता था जो गिफ्ट में देते थे भूमि अनुदान, तो संस्कृत और तमिल में। ठीक है, बाकी अगर कोई भी इसमें आपको डाउट होना तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं लाइव एक दिन आऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स मैं पूछ लूँ सीटेट की क्लासेस से रिलेटेड। चलो अब यहां से बेसिकली कहानी दिया गया है, तो आप ये पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ भेज दूंगी तो, बट यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्हड़ कल्हड़ जो है किसके द्वारा लिखा गया, किस भाषा में है और इसमें किसकी कहानियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। किसने? कल्हड़ ने लिखा है। कश्मीर पर किसने कश्मीर पे जो शासन किए होंगे राजाओं, उनका इतिहास जो है दर्ज है किसमें, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, जो कि कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक 17 के स्रोतों का जो है इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न व अक्सर शासक व उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। सबसे पहले याद रखिएगा 12वीं सदी में एक वृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। और इसको लिखा किसने है, तो जब भी क्वेश्चन आए कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, तो वो है कल्हड़। कल्हड़ का संबंध सीधे सीधे कश्मीर से है, इसको याद रखिएगा। ये मिलान वाले में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बेसिकली बस आप इतना लिख लीजिए, जितना मैंने हाईलाइट किया है ना केवल इतना लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कश्मीर की कहानियों का वर्णन किसके द्वारा जो है रचित किया गया है, तो वो है कल्हड़। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बाकी ये जो आपको दिख रहा होगा यहां से देखते हैं। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, दूसरे क्षेत्र पर यह नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो कन्नौज नगर कहां पर है? गंगा घाटी में। पूछेगा कन्नौज नगर कहां पर है? गंगा घाटी में। प्लीज मत भूलना, कई बार पूछा हुआ है। कन्नौज नगर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि कन्नौज के लिए किसके बीच में लड़ाई थी, तो कन्नौज के लिए किसके बीच में लड़ाई थी? याद कर लो, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष था। कौन कौन सा पक्ष था? तो त्रिपक्ष के नाम से भी क्वेश्चन पूछेगा। एक पक्ष गुर्जर प्रतिहार, एक आपका राष्ट्रकूट, दूसरा पाल, 3 पक्ष हो गए। इसीलिए हम इनको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो 3 पक्ष थे, तो इसीलिए इतिहासकारों ने इनको बोल दिया त्रिपक्षीय संघर्ष। अब क्वेश्चन कैसे पूछा था? क्वेश्चन पूछा था
त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम बताओ। क्या वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल हैं स्टेटमेंट वाले में? तो यस, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकी लड़ाई क्यों चल रही थी ये भी याद रखना है। कन्नौज पर ये कंट्रोल पाना चाहते थे, इसीलिए ये आपस में लड़ते रहे। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, यहां से अब आपने पढ़ा कि ये लोग आपस में लड़े। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कि कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मंदिरों पे जानते हैं, आपके मंदिरों पे बहुत लोगों ने लड़ाई करके जीता है, वहां से सोने चांदी जो है चुराए भी हैं। जैसा कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। कहाँ का था गजनी? अफगानिस्तान। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। जो ये गजनी था, गजनी का महमूद, इसने क्या किया था? 17 बार जो है हमला किया था। तो इस लाइन को पूरा याद रख लेना कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद जिसने 17 बार हमला किया, उसका निशाना था क्या था? संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बचपन से आप स्टोरी पढ़ते आए हो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया गया था महमूद गजनी के द्वारा। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर कितनी बार हमला हुआ है? 17 बार। गजनी का महमूद था, ठीक है, समझ में आया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, ये भी याद रखना। चाहमान को बाद में चौहान के रूप में जाना गया। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपना नियंत्रण जो है विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ल वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हार गया। तो ये बेसिकली, वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सबसे पहले महमूद गजनी के बारे में याद रखना। दूसरे राजा में चाहमान, जो कि चौहान थे। इन्होंने दिल्ली और अजमेर पे अपना विस्तार करना चाहा। पश्चिम पूर्व पे ये अपना नियंत्रण कर विस्तार करना चाहते थे। गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़लवाल, इन्होंने किससे लड़ाई की थी? चौहान ने। इससे टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के रूप में आप जानते हैं, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 91 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 92 में उसके हाथों से हार गया। मतलब पहले हराते हैं, फिर बाद में वही उनको हरा देता है। समझ में आया? तो ये पूरी लाइन नोट कर लेना, ठीक है। चलो, अब चोल राज्य नजदीकी से एक नजर, इस पे हम पढ़ लेते हैं कुछ। उरैयूर से तंजावुर तक, इसमें क्या पूछा गया है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया? तो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जो है जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभ सुदनी देवी का भव्य मंदिर बनवाया। तो बेसिकली स्टोरी चल रही है कि किस तरीके से इन्होंने अपना सत्ता बनाया। तो बेसिकली क्वेश्चन यहां से देखिए, ये पूरा दिखा रहा है, पूरा मैप। ये मैप आपको भेज दूंगी, आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद से क्या हुआ कि विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। अब क्वेश्चन यहां से पूछा है, यहां से पूछा था कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाते थे, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि राजराज प्रथम किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा, चोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सीटेट या फिर यूपी टेट का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। चोल वंश के थे, ठीक है। राजराज प्रथम 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का कर विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। अब इसी राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, अब देखो सबसे पहले राजराज प्रथम ये चोल शासक था, इसने कई जगह विस्तार किया। उसके बाद से इसी का पुत्र कौन है? राजेंद्र प्रथम। राजराज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब भव्य मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कौन सा मंदिर बनवाया है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। क्वेश्चन कैसे पूछा था कि गंगईकोंड चोलपुरम किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है राजेंद्र प्रथम ने, और राजराज ने तंजावुर का मंदिर बनवाया है। तो दोनों नाम याद रखना, राजराज तंजावुर, राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड चोलपुरम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि गंगईकोंड चोलपुरम किसके द्वारा बनवाया गया है? राजेंद्र प्रथम। तंजावुर किसके द्वारा बनवाया गया है? राजराज।
प्लीज याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ। ये रही उसकी, ये है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है। चलो, और ये चोल वंश के शासक थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ध्यान से पढ़ना इस स्टोरी को, इस स्टोरी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि चोल में सबसे अच्छी मूर्ति जो है किसकी बनाई जाती थी, तो वो है कांसे की, ठीक है, कांसे की। तो आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मूर्ति का आप ये देख सकते हो कितनी सुंदर ये मूर्ति आज भी ऐसी ही है। ये है कांसे की बनी हुई मूर्ति, आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनाई गई है। ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मूर्तियां बनते थे इसमें ज्यादातर प्रतिमाएं किसकी होती थी, तो ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी चोल शासक में, चोल वंश में। याद रखिएगा, चोल मंदिर से रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इसके साथ साथ ये जो आपने लास्ट वाली जो लाइन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसकी मूर्तियां होती थी उसमें, तो देवी देवताओं की भी होती थी और कुछ जो है भक्तों की भी बनाई गई हैं। प्लीज इसको राइट डाउन करो अपने कॉपी में, कई बार पूछा हुआ है सीटेट ने, यहीं से स्टेटमेंट में, ठीक है। अब कृषि और सिंचाई से देख लेते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए विकासों के माध्यम से संभव हुआ। नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी जो है ऊपर फेंकती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुका था। 5वीं-6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीनों को समतल और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ये आप देख सकते हो, ये जो फोटो है चोल कांस्य प्रतिमा है, चोल कांस्य प्रतिमा, और बहुत अच्छे से बनाते थे ये लोग। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ भक्तों की भी मूर्तियां बनती थी उस समय। कृषि और सिंचाई का भी काम होता था। और ये आप एक देख सकते हो फोटो, ये तमिलनाडु का एक जल द्वार है, ये देखिए। हौज से ये क्या करता था ना, नदी की, ये देखिए हौज है, नदी की शाखाओं में पानी को प्रवाह इसी के जरिए इसको कंट्रोल करते थे। फिर इस पानी से खेतों की सिंचाई होती थी। तो तमिलनाडु में है ये जल द्वार, ठीक है। और ये हौज है, इसे पानी को कंट्रोल करके आप आराम से उसका प्रवाह भी जो है, ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, सिंचाई के काम आता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना और इनकी देखरेख करना। ज्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप फिर भी इसको पढ़ लेना ध्यान से, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि साम्राज्य का प्रशासन। यहां से क्वेश्चन पूछा था उर के बारे में, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। उर का मतलब क्या है, याद रखिएगा, उर का मतलब है किसानों की बस्तियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो नाडू किसे कहते हैं, तो गांव के समूह को। एक एक लाइन पूछेगा। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी किसानों की केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन दिया। मुवेंद वेलन का मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली वेलन या किसान। तो ये जो आपको वर्ड टफ लगेंगे, बट इसको कॉपी में नोट कर लेना, जैसे कि उर किसे कहते हैं, नाडू किसे कहते हैं, मुवेंद वेलन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान। तो यहां से आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम के समय में। अरियार का मतलब होता है प्रधान, अरियार का मतलब होता है प्रधान। जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो बेसिकली ये सब उपाधि है। इस उपाधि का अर्थ क्या है, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो अरियार का मतलब होता है प्रधान, समझ गए। चलिए,
तो यहाँ ये सारी पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगी वैसे, तो आप वहां से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट, ये जो है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे भूमि होती है उसकी अलग अलग कोटियां होती हैं। जैसे कि विल्लन वगाई का मतलब होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, और ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि आप क्वेश्चंस इसको नोट करें। क्वेश्चन पूछा था विल्लन वगाई का मतलब, तो ये सारी जो भूमियां होती हैं, भूमि जिसको मालूम मुझे किसी को देनी है, तो उसके अलग अलग कोटियां बनी होती हैं। तो वही गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव का मतलब ब्राह्मण को मैंने गिफ्ट में दिया, उसका नाम हो गया ब्रह्मदेव। शाला भोग का मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान या फिर तिरुन मटकनी का मतलब होता है, मटकनी का मतलब मंदिर को पहाड़ में दी गई भूमि। पल्ली चंदम का मतलब होता है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये सारे भूमि से रिलेटेड नाम है जिसको आपको नोट करना है। ये क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में। ये भूमि के प्रकार हैं कि किस प्रकार के भूमि को क्या नाम दिया गया है। समझ गए? चलिए, तो ये बेसिकली आप देख लीजिएगा, यहां से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये चीजें मैं आपको बस मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आप एक बार ये चीज देख लेना कि भूमि अनुदान ब्रह्मदेव अभी हमने पढ़ लिया ऊपर, और यहां से देख लीजिएगा कि प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूमि स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर बेरोबार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम का मतलब व्यापारियों का संघ, ये नोट कर लेना, इसलिए मैंने पढ़ाया है। नगरम का मतलब व्यापारियों का संघ, ठीक है। बाकी इसके नीचे मैंने हाईलाइट किया है, आप इसको पढ़ सकते हो ये भी। और चलते हैं नीचे। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट फिर भी मैंने आप सभी के लिए कुछ हाईलाइट किया है ताकि आप जब इस पीडीएफ को पढ़ें तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। कि उम्र कितने की, जैसे कि ये इससे क्वेश्चंस बन सकता है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी। अभिलेख लिखित सामग्री, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जबकि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कुछ ना कुछ जो है शर्त होती हैं। वैसे ही आपको सभा की सदस्यता के लिए सबसे पहले भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाए। फिर उनके पास खुद का घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तभी जाकर जो है सभा की सदस्यता मिलेगी। तो ये आपको जो 4 हाईलाइट मैंने किया है ये आपको नोट करना है। बाकी नीचे का उतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज इसको नोट कर लोगे ना, उसके बाद से आप खुद देखोगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा यहां से सीटेट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सदस्यता कितनी होनी चाहिए, उम्र 35 से 70 के बीच में होना चाहिए, क्या वेदों का ज्ञान होना चाहिए सभा की सदस्यता के लिए। जी हाँ, यहां से आपको पॉइंट मिल रहा है। तो आपने देखा, देखो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो बताया है। तो अगर आप नोट किए होंगे तो एक पेज का ही होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी सबसे पहली लाइन मैंने आपको सामंत पढ़ाई थी, नाडू के बारे में पढ़ाया, सभा के बारे में पढ़ाया। आप मुझे बताओ राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, इसके बारे में मिलान करना है। बहुत आसान है, हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था, तो आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। त्रिपक्षी संघर्ष, वही गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, एंड तीसरा नाम आप मुझे बताएं। त्रिपक्षी संघर्ष, देखो दोबारा से आंसर बता दूंगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है मैंने बार बार इस पे फोकस किया था कि ये बताओ त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन था, ठीक है। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। अभी हमने पढ़ा ना सभा की सदस्य बनने के लिए, ये वाला ये रहा, यही शर्त है, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे वो भी आपको बताना है। और राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बना, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना, अपने कॉपी में नोट कर लो। अभी जो मैंने आपको अभी दिखाया त्रिपक्षी संघर्ष मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं 1 लाइनर नोट्स आपके लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वहां तो इसका आंसर मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आप सभी से ये आशा करूंगी कि आप इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि मैंने कई बार ये चीजें बताई हैं अभी इसी क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बता देना। 2 बजे ज्योग्राफी की क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।